नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मात्र 2 दिन में अडानी भारत के सबसे चहेते बिजनेसमैन, चहेते इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से जैसे कि सब कुछ देते जा रहे अडानी भाई ले लो, अडानी भाई ले लो, सब कुछ देते देते स्थिति ये बन गई है कि 2 दिन में डूब करके अर्श से फर्श पर आ रहे हैं। लगभग 1/4 डूब चुकी है, 25% से ज़्यादा इनकी नेटवर्थ डाउन हुई है और विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल थे। लेकिन 2 दिन में इनके ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि ये 7वें स्थान पर आ गए हैं। कारण हिंडरबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट। हिंडरबर्ग रिसर्च क्या है? यह एक अमेरिकी बिजनेस एवं फाइनेंस की रिसर्च संस्था है जो कि तमाम कंपनियों के शेयर्स और उन अकाउंटेंसी, उनकी जो डिटेल्स होती है उनको खंगालती है, उनके बारे में और रिसर्च देती है। उसकी एक रिपोर्ट के बाद स्थिति ये बन गई है कि अडानी सेठ रोज के रोज नीचे आ रहे हैं। ये तो होना था, क्योंकि जो चीज भारतीय मीडिया को और भारत के लोगों को करना चाहिए था, सवाल उठाने चाहिए थे, तब तो इनकी पूजा की जा रही थी, इनको रोज के रोज बढ़ाया जा रहा था। जो कंपनी जितना उसके पास एसेट मौजूद नहीं है, उससे ज्यादा उसके पास कर्ज है, उसके बावजूद भी उसके शेयर में अगर उछाल आता है, उसका कारण क्या है? राजनीतिक सपोर्ट। और इन चीजों के बदौलत अडानी सेठ दिन दूनी रात चौगुनी इनकी तरक्की होती रही और ये बढ़ते रहे। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, एक एक बिंदु को आपके बीच में, इंग्लिश में सारी चीजें हैं और हमारे सभी लोगों के बीच में मैं उसको ट्रांसलेट कर करके हिंदी में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अडानी सेठ दिन के दिन धराशायी होते जा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पहला पॉइंट है, आज हम अपनी 2 साल की जांच एवं निष्कर्षों को सबूत की तरह प्रकट करते हैं। यह सबूत पेश करते हैं कि 17.8 ट्रिलियन रुपए, जो कि लगभग 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारतीय समूह अडानी समूह दशकों से एक गलत तरीके से हेर फेर करके स्टॉक में और उनके दामों में गलत तरीके से करके धोखाधड़ी करने की योजना में लगा हुआ है। यह पहला आरोप है और रिपोर्ट का ये पहला बिंदु है। दूसरा पॉइंट है कि अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने मोटे तौर पर 120 बिलियन का शुद्ध मूल्य अर्जित किया, मतलब 120 मिलियन इन्होंने कमाया है, जो कि पिछले 3 वर्षों में 100 बिलियन से अधिक हो गया है। मतलब 3 साल में इनकी कमाई, आप सबको पता है कि जिस समय लॉकडाउन के समय में पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उस समय अडानी साहब दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे थे। और इसमें साफ साफ लिखा है कि मोटे तौर पर समूह की 7 प्रमुख कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियों, स्टॉक मूल्य प्रशंसक, मतलब कि गलत प्रचार करके जो है इनका दाम जो है बढ़ाया गया, जो औसतन 819% इसमें बढ़ा है। लगभग कि देखा जाए तो 8 से 9 गुना इनका शेयर वैल्यू बढ़ा है इन 3 सालों में, और इन्होंने लगभग 100 बिलियन इसी 3 साल में कमाया है। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि हमारे शोध में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों की बात करना, मतलब उनसे कम्युनिकेशन उन्होंने किया, बातचीत किया है, और दस्तावेजों की समीक्षा करना, और लगभग आधा दर्जन देशों में परिश्रम करके, मतलब मेहनत करके कि आधा दर्जन देशों में लगभग विजिट करके इन्होंने यह जानकारी इकट्ठा की है। ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर का दावा है। तीसरा पॉइंट यह है कि जिस तरह से, कहने का यही मतलब है कि यहां तक कि अगर आप हमारी निष्कर्षों को नजरअंदाज करते हैं और अडानी समूह के वित्तीयों को मूल्य पर लेते हैं, तो इसकी 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में आकाश, मतलब कि अगर इसको नजरअंदाज करके आप लेते हैं तो जिस मूल्य पर आप ले रहे हैं ये 85% ज्यादा है, 85% ज्यादा है
कि ये शेयर्स इतने ऊंचे, इनको जो है गलत तरह से मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया है। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट है, अडानी की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों ने भी पर्याप्त ऋण लिया है। मतलब कि जितना इनके पास, मैंने पहले ही बताया, जितना इनके पास एसेट नहीं है, एसेट का मतलब होता है कि कंपनी में जितने भी इनके पास संसाधन हैं, सारे संसाधन जितने मूल्य के हैं और जितनी इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है, उससे ज्यादा तो इनके पास ऑलरेडी लोन है। लेकिन इसमें लिखते हैं कि अडानी की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों ने भी पर्याप्त ऋण लिया है, जिसमें ऋण के लिए अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयरों को गिरवी रखना शामिल है। मतलब कि शेयर मूल्य को बढ़ा करके कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाया गया और उससे जो है कि इन्होंने ज्यादा पैसा मार्केट से उठाया है और लोगों का निवेश हुआ है। आगे लिखते हैं, प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में से 5 ने 1 से नीचे वर्तमान अनुपात की सूचना दी है, जो निकट अवधि के तरलता दबाव, मतलब कि सबसे निचले स्तर पर जो कंपनियां हैं उन पर भी इन्होंने अधिक से अधिक शेयर की वैल्यू बढ़ा करके पैसा मार्केट से उठाया है। पांचवा पॉइंट जो रिपोर्ट में इनके है कि समूह में अच्छे रैंक पर, मतलब उच्चाधिकारी जो इनके समूह में है, उसमें से 22 लोग जो हैं इनके रिलेटिव या इनके रिश्तेदार वगैरह हैं और 8 लोग तो इनके खास परिवार के ही शामिल हैं, जो कि प्रमुख निर्णयों को अपने हाथों, मतलब कंपनी के जो निर्णय हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जो है अपने हाथों में रखते हैं। और एक पूर्व कार्यकारी ने अडानी समूह को एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में वर्णित किया। मतलब इनके साथ काम करने वाले किसी अधिकारी ने यह कहा कि ये पूरी तरह से एक परिवार की कंपनी है, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल इनका फैमिली बिजनेस बनता जा रहा है। इस पर पूरी तरह से ये कब्जा करते जा रहे हैं। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, बने रहे हमारे साथ। अडानी समूह, ये 6वां पॉइंट है आरोप का नहीं, रिपोर्ट का, कि अडानी समूह पहले 6 प्रमुख धोखाधड़ी जांचों का केंद्र रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करदाताओं के धन की चोरी, यानी कि जो टैक्स देने वाले टैक्स पेयर के धन की चोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो अनुमानित रूप से 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अडानी परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन क्षेत्राधिकारियों में भी निवेश का इन्होंने कारोबार किया। जैसे कुछ देश जहां मतलब टैक्स फ्री है, वहां पर गलत तरह से निवेश किया गया है और सूचीबद्ध कंपनियों से पैसा निकालने का जाली आयात निर्यात, जो पैसे का इनका लेन देन का कार्यक्रम है, वो मतलब विश्वसनीय नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि पारदर्शी होना चाहिए। बड़ी कंपनी है, लोग भरोसा करके निवेश करते हैं, लेकिन इसमें किसका सह है, कितनी बड़ी राजनीतिक इनको संरक्षण प्राप्त है कि पूरी तरह से इस रिपोर्ट का दावा है कि ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके ये ऐसा काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा 2004-2005 के आसपास हीरा व्यापार आयात निर्यात योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। कथित योजना में कारोबार उत्पन्न करने के लिए अपठित सेल संस्थाओं का उपयोग किया गया। जालसाजी और धोखाधड़ी के अलग अलग आरोपों में राजेश को कम से कम 2 बार गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अडानी समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए पदोन्नत किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया, जबकि इनके ऊपर पहले से ही इस तरह के आरोप हैं कि मतलब पैसे का गलत ट्रांजैक्शन और इस तरह के आरोप लगे हैं। हीरे के आयात निर्यात का गलत आरोप था, उनका कहना है, संस्था का रिपोर्ट का कहना है कि इनको मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बनाया गया अगर ये इस तरह के कार्यों में संलिप्त थे। अगला सवाल है इस संस्था का, हिंडनबर्ग का, आप लोग 2 दिन से सुन रहे होंगे, 3 दिन से, कि क्या है, तो हम आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं। अगला यह है, गौतम अडानी के बहनोई समीर बोरा पर डीआरआई द्वारा उसी हीरा व्यापार घोटाले के सरगना होने और नियामकों को बार बार झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया था। इनका मतलब यह है कि जो हीरा के मामले में इनके भाई को पकड़ा गया था या संदिग्ध बताया गया था, उसी में इनके बहनोई समीर बोरा
भी फंसे थे और इनको जो इन्होंने क्या किया था, रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसकी, उसको इन्होंने बार बार गलत बयान दे करके उलझाया था। बाद में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के डिवीजन कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। मतलब कंपनी में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के डिवीजन इंचार्ज, डिवीजन निदेशक के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया। ये इनकी रिपोर्ट में है। मतलब ऐसे लोग जो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं उनको LIC और SBI जैसी बड़ी संस्थाओं का निवेश करने के लिए इनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कौन है इसके पीछे, सारी बातों को हम आपके साथ शेयर करेंगे, सारी जानकारी को रखेंगे। बने रहिए। हम आपको अगला पॉइंट बता रहे हैं कि क्या कह रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को मीडिया द्वारा एक मायावी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो है इनको इसलिए वर्णित किया गया है कि नेताओं से, पॉलिटिक्स से धोखाधड़ी और सुविधा, मतलब जैसे होता है कि कंपनी और गवर्नमेंट के बीच के जो मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने का इनको मीडिया ने जो है इनको मायावी व्यक्ति का नाम दिया है। और इसमें लिखते हैं जिसमें धोखाधड़ी की सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संस्थाओं के नेटवर्क के प्रबंधन में उनकी कथित भूमिका थी। ऐसे लोग भी कंपनी में शामिल हैं। अगले पॉइंट में लिखते हैं हमारे शोध जिसमें संपूर्ण मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करना और सूचीबद्ध करना, मतलब कि वहां की जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री है उसमें ये मैनेजमेंट करना और इसमें क्या कर रहे हैं, कई करीबी सहयोगियों के माध्यम से सेल संस्थाओं की एक विशाल भूल भुलैया का प्रबंधन करते हैं कि लोगों को पता ना चले कि पैसे का लेन देन किधर आ रहा है और किधर जा रहा है, किधर से किधर का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए भी जो है विनोद अडानी जी को शामिल इसमें भी आरोपित हैं। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि हमने विनोद अडानी व करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित 38 मॉरिशस सेल संस्थाओं के पहचान की। हमने ऐसी संस्थाओं की पहचान की है जो साइप्रस, UAE, सिंगापुर और कई कैरिबियाई द्वीपों में विनोद अडानी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित है। कहने का मतलब यह है कि कई फर्जी कंपनियां जो है इनके द्वारा संचालित हैं, जो कि केवल कागज में कंपनियां चलती हैं जिन पर ये लेन देन करते हैं और पैसे को घुमाते हैं। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि विनोद अडानी से जुड़ी कई संस्थाओं के संचालन में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, जिनमें कोई कर्मचारी रिपोर्ट नहीं किया गया है, कोई स्वतंत्र पता या फोन नंबर नहीं और कोई सार्थक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने सामूहिक रूप से अरबों डॉलर भारतीय अडानी रूप में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी संस्थाओं में स्थानांतरित किए हैं, अक्सर सौदों की संबंधित पार्टी प्रकृति के आवश्यक प्रकटीकरण के बिना। कहने का मतलब यह है कि कई कंपनियां विनोद अडानी के अंडर में ऐसी हैं कि जिनका ना तो कोई पता है और जिनका ना ही कोई मोबाइल नंबर है, जिनका ना ही कोई लोकेशन है, वो कंपनियां स्पष्ट रूप से अडानी ग्रुप भारत में लेन देन करती हैं और मतलब पैसे का इधर का उधर करती हैं। इसका मतलब कितना बड़ा घोटाला और कितनी बड़ी बातें इसमें शामिल हैं। बने रहिए, हम आपको और सारे पॉइंट पर बताते हैं। आगे इस पॉइंट में लिखते हैं कि हमने कुछ संस्थाओं की प्रकृति को ढकने के लिए डिजाइन किए गए अविकसित प्रयासों को भी उजागर किया है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मंत्री के आने से पहले सड़कें बना दी जाती हैं, वैसे जांच में आने से पहले अडानी ग्रुप ने किया क्या है कि अविकसित प्रयासों को भी, जो उदाहरण के लिए विनोद अडानी से जुड़ी संस्थाओं के 13 वेबसाइटें बनाई गई, मतलब नई नई तुरंत वेबसाइट क्रिएट की गई, कई संदिग्ध रूप से एक दिन में बनाए गए थे, मतलब एक दिन में इन्होंने वेबसाइट क्रिएट कर दी। केवल स्टॉक की फोटो विशेषता थी, कोई वास्तविक कर्मचारी नहीं था और विदेश में खपत और वाणिज्यिक उपस्थिति जैसी निरर्थक सेवाओं के समान सेट को सूचीबद्ध करता था। कहने का मतलब ऐसा है कि बिना मतलब की चीजें दिखा करके कि हाँ कंपनी है कहीं पे दिखनी चाहिए, इन्होंने फर्जी रूप से वेबसाइट क्रिएट करने का काम किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि आने वाले थे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आने के समय जो है जो गरीबी और जो मतलब कमजोर इलाका था उस पर जो है पर्दा डाल दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सेम उसी तरह की कहानी है बिजनेस में भी कि इन्होंने क्या किया कि तत्काल जो है वेबसाइट क्रिएट करवा दी कि मामला फंसे न। आगे की बात बताते हैं। इसमें लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि विनोद अडानी
वित्तीय स्वास्थ्य और सॉल्वेंसी की उपस्थिति को बनाए बिना, कहने का मतलब ऐसा है कि सॉल्वेंसी का मतलब होता है हैसियत, कोई छोटा सा भी काम करने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इन व्यवस्थाओं को बनाए बिना ही उपस्थिति को बनाए रखने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की बैलेंस शीट पर उस पर करते क्या है, स्टॉक पार्किंग मतलब स्टॉकों को रखना, और अडानी की निजी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई कार्य करते हैं। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां उन नियमों के अधीन हैं जिनके लिए सभी प्रमोटर होल्डिंग्स यूएस में इनसाइडर होल्डिंग्स के रूप में जाना जाता है का खुलासा किया जाना आवश्यक है। नियमों में यह भी आवश्यक है कि हेरफेर और अंदरूनी व्यापार को कम करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के पास गैर प्रवर्तकों के पास कम से कम 25% फ्लोट हो। अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 उच्च प्रवर्तक स्वामित्व के कारण डीलिस्टिंग सीमा के कगार पर है। कहने का मतलब ऐसा है कि इन्होंने जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है उस पर भी ये टिके नहीं है, उसके निचले स्तर पर है, जो कि इनकी कंपनियां वहां के हिसाब से डीलिस्टिंग के कगार पर हैं। लेकिन सेठ जी रोज के रोज उछाल मारते जा रहे हैं। अडानी सेठ का कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ये चीजें मैंने पहले भी पब्लिकली नहीं लेकिन लोगों में ये चीज चर्चा हुई थी कि शीर्ष 2 में या शीर्ष 10 में भी जिस व्यक्ति की कोई कंपनी ना शामिल हो वह व्यक्ति शीर्ष 2 धनी व्यक्तियों में पहुंचता है, शीर्ष 3 धनी व्यक्तियों में पहुंचता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा मायाजाल है और वास्तविकता यही है। जो काम भारत की मीडिया को करना चाहिए, लेकिन भारत की मीडिया, भाई साहब, जीवन में पहली बार अडानी साहब आए थे इंटरव्यू देने, आप लोगों ने देखा होगा आपकी अदालत में, उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे कि मैं एक ही काम करता हूं, मेहनत मेहनत मेहनत, और मेहनत के साथ राहुल गांधी के कारण मैं यहां बन गया हूं। कारण तो सही में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो वास्तविक कारण है उसका नाम लिए बिना आपने इन चीजों को कहा है, जबकि राहुल गांधी पर ही बोले। लेकिन जबकि बिजनेस एनालिसिस का कोई व्यक्ति जब बिजनेसमैन का इंटरव्यू ले रहा था तो वो चीजें वहां पूछी जानी चाहिए थी कि किस तरह से जब दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी तो आप ऊपर जा रहे थे। और भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर भी चर्चा करते हैं साथियों, बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जा रहा है लेकिन हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या क्या सवाल हैं, ये देखने के लिए कृपया पूरी वीडियो जरूर देखें। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि हमारा शोध इंगित करता है कि अडानी समूह से जुड़े सेल और फंड में अडानी स्टॉक के सबसे बड़े सार्वजनिक यानी गैर प्रमोटर धारक शामिल हैं। एक ऐसा मुद्दा जो अडानी कंपनियों की डीलिस्टिंग के अधीन करेगा। भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी के मतलब सेबी द्वारा लागू नियमों के अनुसार ये कंपनियां डीलिस्टिंग के कगार पर जाएंगी। उनके रिपोर्ट के अनुसार कि इसमें भी बड़ा खेल किया गया है। अगले पॉइंट में इनका कहना है कि कई सारे पॉइंट और जो इनका लेन देन का अनियमितताएं हैं वो देखने को मिलती है, जैसे कि मॉरिशस की ऐसी संस्थाएं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब उनका कोई ऑफिस नहीं है, वो केवल कागजों पर चलती है। अगले पॉइंट में एक लिखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अनुरोध जो हमने सेबी के पास दायर किया था पुष्टि करता है कि मतलब आउटसोर्स जो गलत तरीके से धन एक चल रही जांच का विषय है, जो कि मतलब अविश्वसनीय रूप से घट-बढ़ रहा है, वो जांच का विषय है। 1.5 साल से भी अधिक समय के बाद मीडिया और संसद के सदस्यों द्वारा शुरू में चिंताओं को उठाया गया था। शुरू में इन विषयों को लेकर के चर्चा हुई थी कि किस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे दबा दिया जाता है बातों को। जब कोई बड़ी बात आती है तो सबसे पहले शुरू होता है बाबाओं का खेल, इशारा हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना शुरू कर दो। जैसे इस समय इतने बड़े मुद्दे को दबाने के लिए शुरू किया गया था पहले से ही प्लान्ड आपका बाबा बागेश्वर धाम। अगला पॉइंट है जो कि इनकी रिपोर्ट ने दिखाया, एलारा के एक पूर्व ट्रेडर एक ऑफशोर फंड जिसके पास अडानी के शेयरों की लगभग $3 बिलियन की होल्डिंग है, जिसमें एक ऐसा फंड भी शामिल है जो अडानी के शेयरों में 99% केंद्रित है, ने हमें बताया यह स्पष्ट है कि अडानी शेयरों को नियंत्रित करता है। उन्होंने ये बताया कि अडानी जो है शेयरों को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब यह है कि ये चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं। जो लोग शेयर लगाते हैं उनको ये लगता है कि मेरे समझने और मेरे सिस्टम से ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये चीजें बनाई जाती हैं, किसको घटाना है और किसको बढ़ाना है। जिसको डुबाना है उसका घटा दीजिए, जिसको उठाना है उसका बढ़ा दीजिए। ये जो
सबसे बड़ा ये वित्तीय घोटाला होगा। साथियों, पूरे पॉइंट को जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अडानी सेठ देश को कहां ले जा रहे हैं। अगला पॉइंट है लीक हुए ईमेल, मतलब ईमेल इनका लीक हुआ। लीक हुए ईमेल से पता चलता है कि एलारा के सीईओ धर्मेश दोषी के साथ सौदों पर काम करते थे एक भगोड़ा लेखाकार, जो एक कुख्यात भारतीय बाजार जोड़ तोड़ करने वाले केतन पारेख के साथ स्टॉक हेर फेर सौदों पर बारीकी से काम करता था। मतलब केतन पारेख के साथ जो व्यक्ति हेर फेर करने के लिए मशहूर था, उसका ईमेल लीक होने से पता चलता है। ईमेल से पता चलता है कि एलारा के सीईओ ने दोषी के साथ स्टॉक डील पर काम किया था जब वह गिरफ्तारी से बच गया था और व्यापक रूप से एक भगोड़े के रूप में जाना जाता था। कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या क्या खेल चल रहे हैं, क्या क्या मतलब करके सेठ जी ऊपर गए हैं, और अभी इस पर भी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक अकेली कंपनी कानूनी इकाई पहचान करता है LEI डेटा और भारतीय विनिमय डेटा के अनुसार मॉन्टेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग नामक एक अन्य फर्म 5 स्वतंत्र फंडों को नियंत्रित करती, जो सूचीबद्ध अडानी कंपनियों के शेयरों में सामूहिक रूप से 360 बिलियन का अकेला ही उसका निवेश है। और ये जो जिस कंपनी की चर्चा हुई, मॉन्टेरेसा के अध्यक्ष और सीईओ ने एक भगोड़े हीरा व्यापारी के साथ 3 कंपनियों में निदेशक के रूप में काम किया है। मतलब जिनका अभी हमने बताया कितना बड़ा निवेश है, और रूप में काम किया, जिन्हें कथित तौर पर भारत से भागने से पहले $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर चुरा लिए थे। विनोद अडानी के बेटी ने भगोड़े हीरा व्यापारी के बेटे से की शादी। असली मैटर, विनोद अडानी जो इनके भाई हैं, उनकी बेटी इस भगोड़े से शादी की है। कई सारे तथ्य खुलेंगे साथियों कि सेठ जी कैसे ऊपर जा रहे हैं, देखते रहिए। आगे ये पॉइंट है, कारपोरेट रिकॉर्ड के अनुसार अडानी की एक बार संबंधित पार्टी इकाई ने अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पावर को आवंटित मॉन्टेरोसा फंडों में से एक में भारी निवेश किया, जो अडानी समूह और संदिग्ध आउटसोर्स फंड के बीच में एक स्पष्ट रेखा खींचती है। मतलब संदेह की स्थिति यहां पैदा करती है। साथियों, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उनके लिए कभी और अलग वीडियो बना लिया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इस रिपोर्ट की केवल कुछ ही बिंदु आपको दिखाए हैं, जो कि इतने बड़े फ्रॉड और इतने बड़े मैनिपुलेट किए गए शेयरों को दर्शाता है कि कैसे ऊंचाई पर ले जाया गया है और किस तरह से धोखाधड़ी की गई है। चर्चा करना चाहूंगा कि अडानी साहब को सबसे ज्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट के नाते मिला है, जिसमें कि LIC और SBI जैसी प्रमुख संस्थाओं का पैसा लगा हुआ है। 87,000 करोड़ रुपए अकेले LIC का लगा हुआ है। अगर अडानी साहब डूबते हैं, अगर अडानी का पूरा मार्केट जाता है, अडानी साहब टूटते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम आदमी का। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और हर आदमी परेशान होगा। देश में ऐसे लुटेरे और चोरों को कौन इतना बढ़ावा देता है, और अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए क्यों इनको इतना फायदा पहुंचाया जाता है, ये अगर आप देखना जानना चाहते हैं तो 2014 में जब सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के प्रचार की शुरुआत होती है, तो अडानी ग्रुप के हवाई जहाज से होती है। तो जो इनके सरकारों के पीछे, राजनीतिक पार्टियों के पीछे पैसा लगाते हैं, वो अपना निकालने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इतना फ्रॉड और इतना गलत करने के बावजूद भी मैं ईश्वर से कामना यही करूंगा कि अडानी सेठ ना डूबे। अडानी सेठ अगर डूबेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी और सारी व्यवस्थाएं डूबेगी। हाँ, कहने वाली बात यह है कि इतने बड़े आरोप के बाद लोग यही कहेंगे कि अडानी साहब ने जवाब नहीं दिया। जवाब में केवल गोलमोल जवाब है। अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि उनके कार्यकारी ने जवाब जो दिया है, वो भारत के झंडे को पीछे लगा करके, कि भारत के झंडे को पीछे लगाने का अधिकार एक व्यापारी को नहीं होता है, लेकिन वो भारत के झंडे को राष्ट्रवाद की तरह लगा करके वो जवाब दिए हैं कि हमको गलत फंसाया जा रहा है, हमको इस तरह का कोई मामला नहीं है। जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सीईओ और उसके रिसर्च करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि मैं जहां काम करता हूं, अमेरिका आइए, कोर्ट में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप केस फाइल करें मेरे ऊपर, आप कानूनी कार्यवाही में आए,
आपसे ज्यादा मैं प्रमाण लेकर के बैठा हूं। क्या होता है दोस्तों आगे, केवल 2 दिन में बुधवार और शुक्रवार में 25% से ज्यादा डूबा है अडानी ग्रुप का पैसा। 4,10,000 करोड़ निवेशकों के डूबे हैं और 1,07,000 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को अकेले। जो कंपनी दूसरे स्थान पर अडानी हुआ करते थे, तीसरे स्थान पर जो है थे विश्व में धनी व्यक्तियों की लिस्ट में 7वें स्थान पर आ गए हैं इस रिपोर्ट के कारण। महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, और आपको जो भी चीजें होंगी सही चीज आप तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।